हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या है धातुएं। बच्चों धातु में लिखा हुआ है, देखो, वे तत्व जिनकी सतह चमकदार होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इस लाइन को उठाते हैं, वे तत्व जिनकी सतह चमकदार होती है। यानी कि आपने ऐसे तत्व देखे होंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे जिनकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। जैसे अगर हम बात करें सोने की, या बात करें चांदी की, या फिर बात करें लोहे की, या किसी भी अलग चीज़ की, तो उसकी सतह, जिसकी सतह चमकदार होती है, बेसिकली वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। या कह लीजिए धातु की एक गुण होता है कि धातु की जो भी सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो चमकदार होती है, उसमें एक शाइन पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक का क्या मतलब है, यानी कि अगर हम किसी भी धातु में ऊष्मा यानी कि हीट देते हैं, या विद्युत, या कि किसी भी धातु को अगर हम विद्युत से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद्युत का संचालन होने लगता है, यानी उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगती है। तो धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब बेसिकली अगर हम इनके नेचर की बात करें कि ये अवस्था कौन सी में पाए जाते हैं, तो धातुएं जो होती हैं प्राय, यानी कि मुख्यतः, या कह लीजिए कॉमनली, या कह लीजिए आप कह लीजिए मुख्यतः है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो धातु होती हैं वो कठोर अवस्था में होते हैं। कठोर कौन से होते हैं, कठोर यानी कि ठोस, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पदार्थ जिनके जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो पास पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस अवस्था में। तो यानी कि धातु जो होंगी वो किस अवस्था में पाई जाती है, बेसिकली ठोस अवस्था में। अब अगला इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या होते हैं, जिन्हें पीट पीट कर हम पतली चादर या खींच खींच कर हम पतली चादरों के या पतले तार बनाए जा सकते हैं। यानी कि हम धातु के, यानी कि आप इस एग्जाम्पल समझिए, अपने माइंड में इमेज करिए, लोहे को आप पीट पीट करके और उसको खींच करके, चांदी को खींच करके हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं और पतली चादर बना सकते हैं। टीन इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ऐसे तत्व जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, धातु कहते हैं, यानी कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, अब नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। नोट क्या है, नोट क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है कि ये तत्व अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन लेना, ये सब जो भी है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में आवर्त सारणी पढ़नी है, जिसमें आप जब हम पढ़ाएंगे आवर्त सारणी तो आपको बताएंगे कुछ तत्व उसमें दाईं तरफ, कुछ तत्व उसमें दाईं तरफ है और कुछ तत्व उसमें बाईं तरफ है। तो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। यानी कि जब भी आप ऐसे समझिए, कोई भी तत्व अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो निगेटिव चार्ज बनाएगा। जो दे रहा है उसे हम दाता कहते हैं और इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, और जो ले रहा है उसे हम ऋणी कहते हैं, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज बनाया जाता है। ठीक है, आइए बात करें तो ये आवर्त सारणी में बाईं ओर रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे कि क्यों इनको बाईं तरफ ही रखा गया है, दाईं तरफ क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा पुराने जमाने की। तो प्राचीन काल में हमें सिर्फ 8 धातुओं का पता था। कौन कौन सी थी 8 धातुएं, तो वो थी कार्बन, सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। अब इन 8 धातुओं में सबसे बढ़िया जो हमारी डिबेट करने लायक धातु है वो होती है बच्चों पारा। पारे के बारे में नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, नोट पॉइंट बना करके। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपवाद, एक्सेप्शंस के बारे में आपसे बताया जाता होगा। तो अपवाद क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल कंडीशन है, जैसे धातु की प्रिंसिपल कंडीशन क्या थी, धातु की जो मुख्य कंडीशन थी वो क्या थी कि ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये थी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पे वो जो प्रिंसिपल सिचुएशन है, प्रिंसिपल कंडीशन है, वो वेरी नहीं करेगी, यानी कि वो सही नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पे पारे की बात करें तो पारा, अगर आप देखें तो पारा एक धातु है, परंतु इसको होना ठोस अवस्था में चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रवित अवस्था में, यानी कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बच्चों केमिस्ट्री में अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस। ठीक, तो आप ध्यान रखना, पारा एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, वो है पारा। नेक्स्ट बात करें तो 2 धातुओं के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसको, जिसको हम सोनोरस कहते हैं। अब ये क्या है, आपने बेसिकली 2 धातु लेनी है। धातु क्या है बच्चों, 2 ठोस पदार्थ। जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास 2 लोहे की रोड हैं या 2 सरिया हैं। जब आप उनको आपस में मारेंगे तो कुछ ना कुछ आवाज़ क्रिएट होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम निकलेगा, एक आवाज़ आएगी टन करके। ठीक है, तो वो जो टन की ध्वनि है, वो जो आवाज़ है, उसको हम कहते हैं बच्चों सोनोरस। यानी आप समझ जाते हैं कि जब 2 धातुएं आपस में टकराएंगी, जब भी कभी भी कोई भी 2 धातुएं आपस में टकराएंगी तो आवाज़ आएगी, सिवाय पारे को, क्योंकि पारा क्या है, पारा एक द्रवित अवस्था में, तो पारा टकरा नहीं सकता। ये बच्चों देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब कैसे, वो क्या काम करती है। तो सबसे पहला भौतिक गुण आता है इनका आघात बढ़ियता। आघात बढ़ियता। अब आघात बढ़ियता होता क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैलिएबल। होता क्या है बच्चों, मैलिएबल का मतलब होता है, आघात बढ़ियता का मतलब होता है बच्चों पीट पीट कर पतली चादर बनाना।
अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, लोहे को पीटते हैं तब तक पीटते हैं जब तक वो एक पतली शेप ना ले ले। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों पीट कर पतली चादर बनाना। यानी कि धातुओं के सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि धातु जो भी होती हैं, जो भी मेटल्स होती हैं, वो मेलिएबल होती हैं। यानी कि वो उनको अगर आप पीटें, यानी अगर आप उन पर चोट लगाएं किसी भी हथौड़े से, तो क्या होती हैं, पतली होती जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इतनी मोटी धातु थी, कोई इतना मोटा लोहा था, जब आपने उसको पीटा, ठीक है, बेसिकली हथौड़े से, तो वो इतना पतला 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 होता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बच्चों मेलिएबल। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु होती है बच्चे सोना और चांदी। इसलिए आपने देखा होगा मेलिएबल। और दूसरा प्रॉपर्टी भी आपको मैं बताता हूँ, चलिए। तो उसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है बच्चों खींच करके तार बनाना। खींचकर तार बनाना। खींचकर तार बनाने का क्या मतलब है? ये भी सबसे ज़्यादा तन्य सोना और चांदी ही होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, तन्यता का क्या मतलब है और ये आघात वर्ध्यता और तन्यता होता क्या बेसिकली। यानी आप ये देखिए, सोना और चांदी ही क्यों, चलो पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं बच्चों, जिनके आपने देखा होगा, जो भी आपके पास आभूषण वगैरह आते हैं, मतलब बेसिकली जो गहने वगैरह हैं, जो भी आप पहनते हैं, चैन वगैरह, ठीक है, ब्रेसलेट वगैरह, उनमें क्या होता है, बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं। मतलब चांदी बहुत पतली बना दी जाती है, या सोना बहुत पतला सा करके बना दिया जाता है ना, डिज़ाइन आते हैं ना पतले पतले, तो वो होता यही है। यानी कि चांदी और सोना एक ऐसी धातु हैं जिनको हम पीट करके और खींच करके बहुत पतले तार या फिर पतली चादर के रूप में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा चांदी और सोना सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। ठीक है, और तन्य को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डक्टाइल। ठीक है, तन्य को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। यानी कि चांदी और सोना सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्ध्य धातु हैं। अच्छा, तीसरा जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बच्चों, वो आता है इनका घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, उच्च होता है, उच्च घनत्व। ठीक है, बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व। ये गुण है। अगर आपसे कहा जाए कि धातु के भौतिक गुण बताइए, तो नंबर 1 है कि धातु जो होती है वो आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। नंबर 2 है धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता क्या होता है? आघात वर्ध्यता होता है मेरे बच्चे पीट करके क्या करना, पतली चादर बनाना। पीट करके पतली चादर बनाने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं, और खींच करके लंबे पतले पतले तार बनाने को क्या कहते हैं, तन्यता। अच्छा, देखिए चांदी में बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, तो बच्चों आपके पास अगर 100 मिलीग्राम चांदी है, तो आप उससे 200 मीटर तक तार खींच सकते हैं। ठीक है, चांदी इतनी ज़्यादा डक्टाइल होती है कि अगर आपके पास 100 मिलीग्राम चांदी है, अगर आप उसको खींचेंगे तो 200 मीटर तक आपको तार बना देगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। जितनी भी धातु हैं उनकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। घनत्व क्या होता है घनत्व? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना द्रव्यमान है उतना उसको अगर उसके आयतन से भाग कर दिया जाए तो डेंसिटी निकल जाएगी। इसके बाद नंबर 4 होता है बच्चों इनमें धात्विक चमक। नेक्स्ट है इसका धात्विक चमक। जितने भी धातुएं हैं उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसके अलावा एक और गुण हो सकता है इनका, वो है सोनोरस। यानी कि जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे सोनोरस कहते हैं। एज यूजुअल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ धातु की, जहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो अब ये थी बच्चों इन धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण पे बात करेंगे। आइए बच्चों अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला है बच्चों वायु का दहन, यानी वायु में दहन। वायु में दहन का मतलब जहां भी आपको ये लिखा हुआ आ जाए वायु में दहन, यानी वहां पे जो भी एलिमेंट है उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे। तो होता क्या है, बेसिकली ये लिखा हुआ है कि धातुओं को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति का मतलब क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर मौजूद होगी। तो जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो वो धात्विक ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है, क्या बनाया, धातु को जब किसी भी धातु को वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाएगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। इसका एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम एक धातु है, इसको मैंने ऑक्सीजन के संपर्क में क्या कर दिया, जला दिया, यानी कि दहन कर दिया। तो हम इस तरीके से हम लिखेंगे कि प्लस ऑक्सीजन और दहन, और जब ये बन जाएगा क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बन गया ये धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। तो अधिकांश धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय का मतलब है बेसिक इन नेचर। अब एक बात बताइए, अगर ये क्षारीय प्रकृति का है तो ये किससे क्रिया करेगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर ये क्षारीय प्रकृति का है तो ये किससे क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा। और अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अकॉर्डिंग। जब क्षार अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। तो ये नेक्स्ट लाइन आप खुद समझ जाएंगे कि अगर अम्लीय जो भी हम यहाँ पर क्षारीय, अगर कोई भी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है तो वो किससे रिएक्ट करेगा, अम्ल से, और क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। इस पर बाद में बात कर लेंगे, आप खुद समझ गए होंगे। आगे बात करें तो देखो होता क्या है, जो भी क्षारीय ऑक्साइड बने या फिर जो हमारे धात्विक ऑक्साइड बने, ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, देखो ये तो थी बच्चों हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ अपवाद हैं। आप अपवाद जानते हैं क्या क्या है? देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला
कि जो भी हमारे क्या होते हैं क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हों। दूसरी बात यह है कि धातु में लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस आपको याद रखने, ठीक है। यानी कि बात यानी कि सोडियम और पोटेशियम के जो भी हमारे ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट थी अघुलनशील वाली, इसका विरोध करा, इसलिए अपवाद है। आगे बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ऑक्सीजन से रिएक्ट तो धातु सारी कर रही हैं, लेकिन इनके रिएक्शन का पीरियड ऑफ टाइम वो अलग अलग होता है। यानी अभिक्रिया की जो दर है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर से आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कौन कितने समय में रिएक्ट करता है, वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी रिएक्ट करते हैं वो बच्चों सोडियम और पोटेशियम ही रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत 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 तीव्र गति से क्या करता है, तीव्र गति से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सोडियम और पोटेशियम। इसलिए आपने सुना होगा कि इसको वायु में खुला नहीं छोड़ते हैं, फट जाता है, ठीक है। और सबसे जो लो यानी कि सबसे धीमी जो क्रिया करता है वो करता है सोना और चांदी, या करता ही नहीं है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। सोना और चांदी बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता, ठीक है। आप इस तरह से समझ लीजिए, ना के बराबर क्रिया करता है, ना के बराबर क्रिया करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने एक बात समझ में आई कि ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा रिएक्ट, सबसे तेज़ी से रिएक्ट कौन करेगा, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज गति से रिएक्ट करेगा। और सबसे कम यानी कि रिएक्ट करेगा ही कौन नहीं, तो वो ऐसा है बच्चों जो रिएक्ट करेगा नहीं, वो है बच्चों क्या, वो है हमारे सोना और चांदी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो हीट करने पर रिएक्ट करते हैं। यानी जैसे आपसे अगर मैं कहूँ आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ Fe एंड Mg, ये जो दो धातु ऐसी होती हैं बच्चों जिनको अगर आप गर्म करें तो ये गर्म करने पर अभिक्रिया करती हैं। यानी गर्म करने पर O2 से क्रिया, यानी कि ऑक्सीजन से तभी क्रिया करेंगी जब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखते हैं धातु जब जल से क्रिया करती है तो किस तरह से क्रिया करती हैं। तो बच्चों जब भी धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। कोई भी मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी बच्चों, धातु ऑक्साइड बनाएगी और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी, बुलबुले के रूप में निकलेगी, किस तरह से निकलेगी, ठीक है। अब ये जो धातु ऑक्साइड है, अगर ये बाद में फिर जल से रिएक्ट करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और धातु का ऑक्साइड मिलेगा। फिर वो धातु ऑक्साइड जल से पुनः अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के ऊपर बात करते हैं। कुछ धातु, जैसे मैंने पहले बताया था, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही थी तो अलग अलग धातु अलग अलग टाइप से रिएक्ट कर रही थी। कुछ जल्दी कर रही थी, कुछ गर्म करने पर कर रही थी, कुछ ठंडे करने पर कर रही थी, कुछ कर ही नहीं रही थी, जैसे सोना और चांदी। इसी तरीके से यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया की बात है। तो आइए जल के साथ अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम यानी Na और K ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। और कौन सी करती हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसके बारे में कमेंट करके बताइए क्या होती है, ठीक है। ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी और क्या होगा, ध्यान देना, हाइड्रोजन तत्काल का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही आपने ठंडे जल में सोडियम डाल दिया तो इमीडिएटली रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन बहुत जोर से निकलेगी। मतलब तत्काल हाइड्रोजन, इतनी तेज गति से हाइड्रोजन निकलती है कि वो जलने लगती है ऑक्सीजन के तुरंत संपर्क में आने के बाद, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इसको हम कह देते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जैसे सोडियम डाला ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी, मतलब तत्काल हो जाएगा, रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कैल्शियम Ca, जल में धीमी गति से क्रिया करता है, यानी कि बहुत स्लोली, यानी अगर कैल्शियम को आप पानी में डालेंगे तो बहुत स्लोली रिएक्शन होगी, धीरे धीरे बुलबुले बनना शुरू होंगे और वो बुलबुले क्या होंगे, पानी की सतह पर इस तरीके से जमना शुरू हो जाएंगे। पानी के बुलबुले मतलब हाइड्रोजन के बुलबुले पानी की सरफेस पर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता। देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है सब एक ही जैसी धातु है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से भी क्रिया करती हैं और मैग्नीशियम क्या होता है, वो गर्म जल से भी क्रिया करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो Au और Ag यानी सोना और चांदी, ये तो किसी तरीके की अभिक्रिया करती नहीं। तो बच्चों ये थी धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और जल के साथ रिएक्शन। अब बच्चों जानते हैं आइए अधातुओं के बारे में। आइए बच्चों अब देखते हैं अधातुओं के बारे में। तो अधातु की बेसिकली क्या होती हैं, जो तत्व धातु नहीं होंगे, यानी कि जो धातु का जैसा व्यवहार नहीं करेंगे वो अधातु होंगे। जिनको अब धातुएं जो थीं वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ थीं, तो जो अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में दाईं तरफ होंगी। धातुएं अब क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी, तो अधातु जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी, ठीक है, इसलिए इनको दाईं तरफ रखा गया है। धातु जो थी बेसिकली वो ठोस अवस्था में पाई जाती थी, या फिर एक ऐसी धातु थी पारा जो कि द्रवित अवस्था में पाई जाती थी, लेकिन अधातु जो है वो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सब वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद धातु जो थी बच्चों वो अगाध वर्ध्यता भी थी और तन्यता भी थी उनमें, यानी उनको पीट भी सकते थे, उनको खींच भी सकते थे। लेकिन अधातु जो हैं बेसिकली क्या होंगी, जो अधातु ठोस अवस्था में पाई जाएगी वो भंगुर होगी। भंगुर का मतलब क्या है, अगर आप उसको पीटोगे यानी उस पर हथौड़ा मार दे तो चटक चटक हो जाएगी, टूट जाएगी वो, ठीक है।
ठीक है, वो ये सुना होगा ना, दिल के टुकड़े टुकड़े कर गए, तो अगर आप उसको तोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आयोडीन एक ऐसी अधातु है बच्चों जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। देखो ध्यान रखना, चमक की बात हमने धातु में करी थी, लेकिन आयोडीन एक अधातु है। नमक में पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है लेकिन वो अधातु होते हुए भी चमकीला है। ये वाले यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखने वाला है। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी अधातुएं हैं जो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो बच्चों ये था अधातु का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, आइए धातु अधातु के बाद में जो बीच के एलिमेंट बचे पीरियोडिक टेबल में, उनको कुछ कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, मतलब आप समझिए कि कुछ तो हो गया धातु, कुछ हो गया धातु, अब बीच वाले क्या बचे, तो बीच वालों को कहते हैं बच्चों उपधातु। तो आइए समझते हैं उपधातुओं के बारे में। आइए बच्चों अब देखते हैं उपधातु के बारे में। तो उपधातु कौन होंगे, यानी ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो कहलाएंगे बच्चों उपधातु। ठीक है, उप का मतलब ही होता है कॉमन। ठीक है, तो जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रॉपर्टी या दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करेंगे, वो दिखाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे। अच्छा, इनकी संख्या फिक्स होती है। उपधातु जो है बच्चों वो पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 हैं। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पीरियोडिक टेबल, किसके बारे में बात चल रही है, क्या बात चल रही है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, हैव सम पेशेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके जो अगला चैप्टर है, अगले जो 2 चैप्टर आने वाले में सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही डिस्कस होने वाला है। कौन कौन से रूल आए थे, कैसे पीरियोडिक टेबल बना था, कैसे आप याद कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। फिलहाल आप इतना समझिए। उपधातु के बारे में बात करें तो उपधातु की संख्या 7 है। कौन कौन सी हैं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। अब इनके बारे में कुछ थोड़े थोड़े मैं हाईलाइट आपको देना चाहूँगा। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का यौगिक होता है B2O3। बेसिकली क्या होता है, ये दवाइयों के काम में आता है। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ये एक और यौगिक लिखा हुआ है H3BO3। ये क्या होता है बच्चों, ये एंटीसेप्टिक दवाई सुनी है आपने, एंटीसेप्टिक। जैसे आपको मान लीजिए कहीं चोट वगैरह लग जाती है ना, मतलब मान लीजिए लोहे वगैरह से कट जाए या किसी धातु से कट जाए, तो कहते हैं ना सेप्टिक हो सकता है जी, ये करो वो करो, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक दवाई यूज़ होता है बनाने में H3BO3 का। ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर बनते हैं। ट्रांजिस्टर जो आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं, जो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भी परिपथ में आपने, जैसे आप नेक्स्ट जो हमारे क्लास होंगे में आप पढ़ेंगे PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, तो वहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। पोलोनियम क्या है, पोलोनियम पहला मानव निर्मित तत्व था, यानी कि लैब में जो पहला तत्व हमने बनाया गया था किसी भी ह्यूमन के द्वारा, वो पोलोनियम था। ठीक है, AS यानी कि आर्सेनिक, आर्सेनिक का यूज़ होता है बच्चों कंप्यूटर चिप्स में। तो ये थे बच्चों उपधातु। आज के इस बेसिक लेक्चर में हमने समझा था बच्चों, क्या हमने शुरू किया, धातु के बारे में पढ़ा, हमने अधातु के बारे में पढ़ा, हमने धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और हमने एंड में आकर के उपधातु पढ़ा। तो ये था बच्चों धातु अधातु का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जो सक्रियता श्रेणी है, या किस तरीके से और हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे चैप्टर के, वो कवर अप करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।